कब पता चला फिर अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स को कि अब समय आ गया है जब देश को आज़ाद हो जाना चाहिए? बॉस्टन मतलब चाय देश बनना पार्टी, हाँ चाहिए। बॉस्टन चाय पार्टी के बाद जब लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय को इन्होंने समुद्र में फेंक दिया था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें $10,000 का जुर्माना लगाया था, जो इन्होंने ईस्ट नहीं। इंडिया कंपनी से आई थी चाय? ये ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारे यहाँ चाय से गई थी। हमारे यहाँ से गई इंडिया की थी, चाय वहाँ पहुँची थी। हाँ। और तब तक इन लोगों को आदत हो चुकी थी चाय पीने की, तो उसको हाँ। गिराया गया। वो एक बहुत बड़ा एपिसोड बहुत माना बड़ा जाता है, कहते हैं कि चिंगारी वहीं से लगी थी। उसके बाद ब्रिटेन ने इन पे कई सारे इनटॉलरेबल एक्ट्स लगाए थे, जिसमें कि आप अपलेशन माउंटेन के पार नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों पे की थी, जिसका इन्होंने विरोध किया। तो दो कांग्रेस इन्होंने बुलाई थी, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। दोनों में अंतर ये था कि फर्स्ट में उन्होंने पिटिशन किया ब्रिटिश सरकार को कि हमारे पास याचना की कि हमें पैसे ये कर हटाया जाए और हमारी बात सुनी जाए, जिसको कोई तवज्जो नहीं दिया गया। तो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में इंटरेस्टिंग बात यह कि उन्होंने अपने आप को अलग कर देने की घोषणा कर दी। अब आप पीरियड देखिए 1776, और आप राजनीतिज्ञों का एक समूह लेकर आ रहे हैं जो कि अपने अपने बस्तियों में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे थे, जैसे थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन एडम्स, ये आगे चल के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और ये लोग मिलकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की उद्घोषणा भी कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, और उसमें उन राजनीतिक विचारधाराओं को शामिल कर रहे हैं जो कि यूरोप में पैदा हुआ था लेकिन अमेरिका पे लागू हुआ। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हिंदुस्तान में रहते तो हैं, वोट भी करते हैं, हमें पता है हमारे पास एक संविधान भी है, हमें कभी परवाह भी नहीं होती मुझे उठा के पढ़े। लेकिन अगर वाकई हम एक जागरूक नागरिक हैं तो हमें कभी, मैं मतलब ऐसे भी कह रहा हूँ जिन लोगों की दिलचस्पी है वो ये पॉडकास्ट देख भी रहे होंगे, कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना चाहिए, उठा के देखना चाहिए। 1776 में आया, इतने साल पहले। वो जो बातें कह रहा है वो हर देश, हर सोसाइटी पर लागू है, और अभी भी वो वहाँ पर रखा है। मैं कल परसों में उसकी तस्वीरें भी देख रहा था कि किसी को अगर कोई थोड़ा बहुत भी मतलब वाकई इंसान है, नागरिक है, उसे पढ़ के रोंगटे खड़े होने चाहिए कि क्या कमाल की घटना थी वो। अगर आप 1776 को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारा औपनिवेशिकरण हो रहा था। हाँ। और अमेरिका आज़ाद हो रहा था। आज़ाद विचारधाराओं के साथ आज़ाद, और इसकी जो आज़ादी है ना केवल सतह पे लड़ी गई, युद्ध में लड़ी गई, बौद्धिक रूप से भी लड़ी गई। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम आज ये एक बौद्धिक विषय हो सकता है कि वो क्रांति थी या नहीं, क्योंकि अगर हम मूलभूत निवासियों के परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर हम दासों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनके लिए क्रांति तो नहीं थी। लेकिन जब आप विश्व के धरातल पे अमेरिकी क्रांति को देखते हैं तो वाकई में वो एक क्रांति थी जी। और इसी के बाद हुआ कि जब इस कांग्रेस ने तय किया कि जॉर्ज वॉशिंगटन उनके सेनापति होंगे, एक सेना बना ली जाए अब, और अब जो छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, अब फाइनली एक युद्ध हो ही जाए और इन्हें बाहर निकाला जाए अब अंग्रेज़ों को। 1775 में एक्चुअली युद्ध शुरू हो चुका था जी। और ये 1783 तक चलता है, और जॉर्ज वॉशिंगटन को इसका कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। इस युद्ध की एक बड़ी इंटरेस्टिंग विशेषता ये है कि स्पेन और फ्रांस ने अमेरिका को समर्थन दिया था। उनके अपने अपने औपनिवेशिक कारण थे, क्योंकि दोनों ही ब्रिटेन से एक नई शक्ति के रूप में देख रहे थे, और उनको लग रहा था कि अगर यहाँ पर हम अमेरिकियों को अगर समर्थन दे दें तो ब्रिटेन की हार होगी, और अगर अमेरिका स्वतंत्र भी हो जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके बराबर की शक्ति तो ये बन नहीं सकता है। सही बात है। सो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वह अमेरिका को स्वतंत्र करके एक महान शक्ति के रूप में बना दे, लेकिन उस वक्त उनका बड़ा संकुचित नजरिया था कि चलो एम्बेरस हो जाएगा ब्रिटेन। हाँ, और ऐसा कर लेते हैं। लेकिन उसका फायदा अमेरिकियों ने पूरा उठाया, इसमें कोई अरे बहुत कमाल की कहानी। वाला हम तो शॉर्ट में कह रहे हैं कि मैं इन लोगों से बात भी कर रहा था सुबह, मानव से भी और मनोज से भी, कि जो भेजा जा रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, मेरा ख्याल से वैज्ञानिक जिनको हमने सिलेबस में पढ़ा, उन्हें राजदूत बना के फ्रांस में भेजा जा रहा है। उनकी उम्र हो चुकी है, फ्रांस के लोग उनका स्वागत करते हैं, वो वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं, और वहाँ की महिलाएं उनको देख रही हैं, बहुत उन्हें क्यूट जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि बूढ़े हैं लेकिन विद्वान हैं, बहुत पुरुष मिलने आ रहे हैं। और बेंजामिन बहुत शो ऑफ भी नहीं करते हैं, वो अपने उसी रूप में गए हैं जो ठेठ अमरीकी रूप है। एक गरीब देश है, बहुत अमीर भी नहीं है, लेकिन वहाँ जाके वो बात करते हैं, कहते हैं कि हमारा साथ दीजिए, हमें आज़ाद करा लीजिए। और फ्रांस बात सुनता तो है लेकिन कहता है कि
मतलब लड़ने भेजें किसी को अपने यहाँ से, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि पता नहीं आप जीत पाओगे नहीं। लेकिन कैसे वो मनाते हैं फ्रांस को, और फ्रांसीसी नेवी जा रही है लड़ने। उधर जॉर्ज वॉशिंगटन जो कभी अंग्रेज़ों की सेना में थे और अंग्रेज़ों के भक्त थे और चाहते थे कि उनको पक्का कमीशन मिल जाए सेना में, अब वो खिलाफ हो चुके हैं अंग्रेज़ों के और अमेरिकी सेना बना रहे हैं एक जो बहुत गरीब है, गांव देहात के लोग हैं। लेकिन इसी में जॉर्ज वॉशिंगटन का वो रूप भी दिखता है कि जब एक काले लोगों को मना कर देते हैं सेना में भर्ती करने से, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां उन्होंने कालों को गुलाम के तौर पे देखा होता है। जब हम अमेरिका का राइज देखते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में, क्योंकि 13 उपनिवेश मिलकर एक राष्ट्र की स्थापना करें, तभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, नस्लवाद की कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक ऐसा राष्ट्रवाद था जिसकी नींव नस्लवाद पर आधारित थी, लेकिन फिर भी ये एक क्रांति और एक नए राष्ट्र की शुरुआत करता है, क्योंकि विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश, विश्व का पहला देश जो उदारवादी विचारधाराओं पर आधारित है, और विश्व का ऐसा पहला देश जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघीय संविधान का भी निर्माण करता है, ऑल्दो आगे चलकर उस संविधान को खारिज कर दिया जाता है। तो सरकार के सीमाओं को, शक्तियों को सीमित करने का भी प्रयास होता है। तो वास्तव में ये एक लोकतांत्रिक देश था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें विरोधाभास बहुत थे, बहुत है। और एक चैप्टर और है जो एक तस्वीर है जिसमें ये दिखाई देता है कि जब ये युद्ध खत्म हुआ, जब अंग्रेज चले गए, और कौन गया, मैंने नाम पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान को हराया। तो वो वहाँ से बेइज्जत होकर निकल रहे हैं अमेरिका से। और जॉर्ज वॉशिंगटन जिन्होंने कमाल की जीत हासिल की है एक ऐसी सेना से जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थी, वो वापस लौट रहे हैं कांग्रेस में अपनी, और संसद वहाँ की एक तरह से, और वो अपना ओहदा लौटा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने काम लिया था, आप ही ने दिया था, मुझे अफसर बनाया था, मेरा काम खत्म हो गया और अब आप इसे वापस ले लीजिए। जबकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उनके पास ये मौका था कि वो राजा बन जाते, क्योंकि उनको ऑफर मिला था कि आप राजा बन जाइए अमेरिका के। ये भी था कि वो चाहते तो जूलियस सीजर की तरह तानाशाह हो जाते, लेकिन उनके दिमाग में ये सारे फिगर्स ऑलरेडी थे और वो चाहते थे कि अमेरिका जो अब प्रयोगशाला है उन सब लोगों के लिए, ये वाकई एक लोकतंत्र बने। और ये शायद तब बनेगा जब मैं उदाहरण स्थापित करूं कि मेरे पास जब इतनी ताकत है, मैं इसे वापस सौंपता हूं जनता के प्रतिनिधियों को, लीजिए यह ओहदा आप ले लीजिए वापस। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनके पास उन्हें लालच बहुत दिया गया। वो नहीं भी देते तो भी उनके पास इतनी शक्ति थी, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि इतनी हो चुकी थी कि वो अपने आप को शासक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, या जो भी टाइटल वो ले सकते थे वो कर सकते थे। लेकिन अमेरिका के उपनिवेशों का जैसे विकास हुआ था उसमें तानाशाही थी नहीं। शायद इम्पॉसिबिलिटी भी होती, क्योंकि 13 राज्य अभी भी संयुक्त नहीं थे। हाँ। केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था, आर्टिकल्स ऑफ, तो बहुत लूजली थ्रेडेड था। तो उस वक्त पे अपने आप को ऐसा उद्घोषित करने से शायद समस्या ज़्यादा खड़ी हो सकती थी। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जो मैं बात कह रही हूँ वो हिस्टोरिकली, लेकिन अगर आप एक ऐसे हिस्टोरियन से बात कीजिए, मुड़ के देखिए, तो इतने डिफरेंसेस थे कॉलोनीज के बीच में कि उसमें उसको एक राजनीतिक सूत्र में बांधना इस वक्त बहुत कठिन था। क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन जो परिसंघीय संविधान उन्होंने बनाया था, उसमें केंद्र सरकार को तो कोई शक्ति दी ही नहीं गई थी। 1776 से लेकर 1787 के बीच में परिसंघीय संविधान अमेरिका में लागू किया गया था, जिसमें कि जो भी उन्होंने राष्ट्रीय सरकार को तो सारी शक्तियाँ इनुमरेट कर दी, लिख दिया, लेकिन जो शक्तियाँ नहीं थी वो सारा का सारा उन्होंने राज्यों को दे दिया था। लेकिन आगे चल के इससे बहुत समस्या हुई, और समस्या को निवारण करने के लिए फिर 1787 में नए संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये विश्व का पहला लिखित संविधान था, जिसमें ब्रिटेन का लिखित था। हाँ, नहीं, ये पहला लिखित हाँ, वही मैं कह रहा हूं, अमेरिका का लिखित था। सो इस संविधान में अगेन नेशनल गवर्नमेंट को वो सारी पावर्स दी गई जो कि किसी भी राष्ट्र को संगठित रख सकती थी जी। और जो नहीं लिखा गया, जो नहीं इनुमरेट किया गया, जो नहीं आर्टिकुलेट किया गया, वो राज्यों को दे दिया गया, बाकी वो अज्यूम किया गया कि वो राज्यों की शक्ति है। तो इस समय हिंदुस्तान में हुआ बात। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वही जॉर्ज वॉशिंगटन जिनको इतना लालच दिया जा रहा था 1783 के बाद, उसी राष्ट्रपति ने, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, जो सबसे
पहला संवैधानिक संशोधन किया था, उसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, जिसमें आम नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया, जिसे आगे चलकर भारत ने भी अपनाया, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और वॉशिंगटन को पढ़ के ही समझ में आता है कि वो भी अपने आप को धीरे धीरे परिष्कृत करते जा रहे थे, ठीक करते जा रहे थे। 2 टर्म्स निभाई उन्होंने और तीसरा निभाया नहीं, फिर चले गए, और वही परंपरा आज तक लगातार चलती आ रही है। वो प्रेसिडेंट सेटअप हो गया। हाँ, प्रेसिडेंट सेटअप हो गया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें की, क्योंकि एक तो उन्होंने औद्योगिकरण करना शुरू किया जी। बैंकिंग सिस्टम जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लागू किया था, जो उन्हीं के अपने कमांडर भी थे। हाँ, और ब्रिटेन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपने अभी क्रांति लड़ी और फिर आप उसके साथ, क्योंकि उनको इस बात का आभास था कि एक सुपर पावर्स के साथ दुश्मनी करना बेकार है।